Good morning, students. We are discussing Le Chatelier principle, and it is one of the most important principle in physical chemistry. It explains that in which condition a reaction will trigger in forward direction, and how we can get a maximum amount of product. What are those situations? How we can change physical variables to get maximum amount of product. In last class we have seen various examples, and I have given these reactions to work out, and few students have given me, and some of you facing problems, so I am explaining them. See, first case I have explained tomorrow. पॉजिटिव का मीनिंग होता है यहाँ पर कि इसमें ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। आपको यहाँ पर 3 पैरामीटर्स बताने हैं, एक तो प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर और थर्ड वन कंसंट्रेशन, कि इन तीनों का हम क्या करें, इनको इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, किसके लिए, कि हमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट का अमाउंट हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो अब जैसे फर्स्ट की हम बात करें तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स कम होते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ मोल्स 2 हैं, है ना, और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ मोल्स 4 है। तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये जनरल सी बात है कि जब भी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो बढ़ जाती है ना, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ये एक फैक्ट है। तो कॉन्सेंट्रेशन सबके लिए सेम रहेगी कि हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो हमको क्या करना है, वो इंक्रीज़ करना है सभी रिएक्शंस के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 सभी के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है। और प्रेशर जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे क्या होंगे, कम होंगे, है ना, उसको हमें देखना है। अगर वो प्रोडक्ट साइड में तो हमें प्रेशर इंक्रीज़ करना होगा, अगर रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ़ मोल्स कम आ रहे हैं और प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा हैं तो प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर वाले केस में, अच्छा पहले हम प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए हाई चाहिए, फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए हाई चाहिए, ठीक है। सेकंड में इधर 2 और 3, इधर 2 है, इसमें भी हमें प्रेशर क्या चाहिए, हाई चाहिए। थर्ड वाले में 2 2, यहाँ प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। फोर्थ वाले में रिएक्टेंट में 3 और इधर 2, तो प्रेशर हमें क्या चाहिए, यहाँ भी हाई चाहिए। फिफ्थ वाले में देखिए केवल गैसियस को काउंट करेंगे हम, तो रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट की तरफ 2 है, तो यहाँ पर प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा फिफ्थ वाले केस में, ठीक है। और सिक्स वाला केस देखिए, यहाँ पर PCl5 1 और इधर 2 है, तो इसमें भी हमें प्रेशर क्या कम करना होगा, कम करना होगा, है ना, सिक्स वाले में। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड में मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट की साइड में मोल 1 है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और प्रेशर हम डिक्रीज़ कर देंगे तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, रिएक्शन उधर चली जाती है जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे क्या होते हैं, हाई होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ़ मोल्स लो होते हैं। प्रेशर इंक्रीज़ करने पर क्या होता है, रिएक्शन वहाँ चली जाती है जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स लो होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सबका ट्रेंड दे दिया। लास्ट वाले में देखें तो इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल्स हैं, तो प्रेशर यहाँ पर भी क्या करना होगा, लो करना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट सेकंड केस में प्रेशर इंक्रीज़ करना है, थर्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्थ वाले में भी हमको प्रेशर इंक्रीज़ करना है, फिफ्थ 6 7 इन तीनों में क्या करना है, प्रेशर को कम करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मोल्स हैं वो रिएक्टेंट साइड में कम है और प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है।
ठीक है। और रिएक्शन हमें कहाँ करनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करनी है। देखिए कहाँ करनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर का हमने रोल समझ लिया, इनमें क्या होगा सभी रिएक्शंस में। कंसंट्रेशन मैंने बता दिया कि सभी में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें क्या करनी है, हाई रखनी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए आपको देखना है कि रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडो का मीनिंग क्या होगी कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर आपको माइनस साइन दिखाई देगा, है ना, रिएक्शंस के प्रोडक्ट साइड में। और एंडो वाले केस में, सॉरी, एक्सो वाले में पॉजिटिव और एंडो वाले में नेगेटिव। तो देखिए ये हमारा नेगेटिव, एक ये नेगेटिव और एक ये नेगेटिव। तो इन तीनों में जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और जब एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को हाई रखेंगे। ठीक है। तो ये जो माइनस जहाँ भी आपको दिखाई देगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर हाई रखेंगे, हीट देंगे। और जो आपके पॉजिटिव शो हो रहे हैं, कौन कौन से, 1 2 4 5, इन वाले केस में आप क्या करेंगे, उनको हीट नहीं देंगे, टेम्परेचर क्या कर रखेंगे, लो रखेंगे। उससे हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। तो ये ली सेटेलियर प्रिंसिपल का यूज होता है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हाई अमाउंट में चाहिए तो उसके लिए आप फिजिकल वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक टूल आ गया, इस टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अब गाड़ी को आपको रोकना है ना, या गाड़ी को तेज़ करना है, एक्सीलरेट करना है, तो आपके पास ब्रेक, एक्सीलरेटर, ये टूल होते हैं। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस के लिए टूल्स हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर्स, इनको आप यूज करके और ली सेटेलियर प्रिंसिपल को लगा करके आप रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा हो गया केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसमें किस तरीके से ली सेटेलियर प्रिंसिपल वर्क करता है। अब हम बात करेंगे किसके लिए, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जो ली सेटेलियर प्रिंसिपल है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। देखिए एक हमारा फिजिकल चेंज होता है कि कोई लिक्विड है, जैसे वाटर है ना, और वाटर को आप चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, वेपर के अंदर, है ना। अब वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है, आप उसको टेम्परेचर देते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो प्रोसेस है वो हमारी कैसी है, एंडोथर्मिक है। और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, अभी हम पीछे देख करके आ रहे हैं, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं कि सिस्टम को टेम्परेचर हाई रखा जाता है ना, उन रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर हाई रखते हैं। तो इस वाले इक्विलिब्रियम में अगर हमको वेपर हाई बनानी है तो उसके लिए इवेपोरेशन के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आपको लिक्विड चाहिए तो उसके लिए टेम्परेचर को हम लो कर देंगे। ठीक है। सेकंड है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें और वहाँ पर हमें प्रेशर का इम्पैक्ट देखना है, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट समझ लीजिए आप कि प्रेशर ऑन द सिस्टम इज़ इंक्रीज, some of the vapor will change into liquid so as to lower the pressure। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे तो वेपर किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड जो स्टेट होती है ना, उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होते हैं। और मैंने बताया था कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो, नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो या पार्टिकल्स ज़्यादा कंडेंस्ड हों, ज़्यादा क्लोज हों। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पर हमारी जो रिएक्शन है ना, मतलब जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना, वेपर में और दूसरा क्या है, लिक्विड में, तो वो कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में चला जाएगा। अब अगर हमें हाई प्रेशर पर लिक्विड को बॉयल करना है, क्या बोला मैंने,
अब अगर हमें हाई प्रेशर पर लिक्विड को बॉईल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और जब हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए। जैसे मान के चलिए हमारा वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ाने पर अब वो 100 डिग्री पर बॉयल नहीं होगा, बल्कि हमें और ज़्यादा उसको टेम्परेचर देना होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स प्रेशर बढ़ाने पर क्या ज़्यादा क्लोज आ गए। तो हमें 2 टाइप की वर्किंग करनी होगी, एक तो पार्टिकल्स को दूर करने के लिए और दूसरा उनको लिक्विड स्टेट को, लिक्विड सरफेस को छोड़कर जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। थर्ड देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो देखिए जहाँ भी सॉल्युबिलिटी वर्ड आए तो आप समझिए कि सॉल्युबिलिटी इज़ अ जनरल कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। और जब एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन होती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी अभी फर्स्ट वाला एग्जांपल बताया था मैंने। एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस वाले केस में हमें क्या करना होगा, हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा, है ना। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, उतनी सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज़ विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हीट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है। एक इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हेन हीट इज़ अप्लाइड टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन द चेंज विल टेक प्लेस इन दैट डायरेक्शन विच एब्जॉर्ब द हीट। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो ज़्यादा वो डिज़ोल्व होगा और सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एक लिक्विड वेपर पर आपका टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होगा और प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो लिक्विड की तरफ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर की तरफ जाएगा। अगर हाई प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें हाई टेम्परेचर वहाँ पर रखना होगा। एक हमने सॉल्युबिलिटी को देखा, सॉल्युबिलिटी कैसी रिएक्शन है, ये क्वेश्चन आएगा कि सॉल्युबिलिटी इज़ अ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट हमारी एब्जॉर्ब की जाती है, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए यहाँ एक ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करना। कुछ ये भी क्वेश्चंस हैं, इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, फर्स्ट क्वेश्चन पीछे है, एक ये 5, 6 एंड 7, 8। ठीक है, 8 का ये है और 9, ये 9 क्वेश्चंस हैं। इनको आप ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस करना। ठीक है, थैंक यू।